हेलो नमस्कार दोस्तों आज से जो है हम एक फुल प्रैक्टिस सेट जो है बिहार पुलिस के लिए जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल जो है प्रश्नों की संख्या जो है 100 होने वाली है। ठीक है, जिसमें जीके जीएस को पूरा कवर किया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी कवर किया जा सके। उसके बाद मैथ्स को कवर किया जाएगा, रीजनिंग को जो है कवर किया जाएगा, यानी किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा, हर चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को ध्यान में रखते हुआ किया। और ये जो है सेट नंबर कितना, ये जो है सेट नंबर 1 होने वाला है। अब देखिए ये सेट नंबर 1 है। ठीक है, एग्ज़ाम आने तक टोटल हम सेट जो है कितना करेंगे, टोटल 23 सेट जो है हम कर लेंगे। ठीक है, यानी फुल प्रैक्टिस सेट में टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट जो है इसमें शामिल होगा। और ये वीडियो जो है एक रामबाण जो होगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यदि बिहार पुलिस के सभी सॉल्व पेपर यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले जो था 29 में था, यदि आप लेना चाहते हैं तो 49 रुपये में इस नंबर पर व्हाट्सअप जो है पीडीएफ के तौर पर जो है आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपका कवर हो जाएगा बस एक ही बुक से। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स जो रिलेटेड है, ठीक है, उसको बस थोड़ा आपको क्या करना है, देखना है, बस हो गया। ठीक है, और लास्ट में करंट अफेयर जो है हम यूट्यूब पर ऐसे करवा देंगे जब एग्ज़ाम जो है नज़दीक आएगा, कुछ दिन बचेगा तब। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पहले इसको थोड़ा ओवरव्यू थोड़ा देखते हैं ऊपर से। अब देखिए बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती, उसको भी हम कवर करेंगे, व्याख्या के साथ करेंगे हम, यानी 2022 में जो हुआ उसको 2022 से लेकर हम जो है देखेंगे कब तक, 2010 तक में, अभी तक में जो बिहार पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको सारे को देखेंगे। उससे रिलेटेड नीचे जो प्रश्न बनेंगे सभी को हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो होने वाला है, यदि आप किन्हीं को लेना है तो ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ जो है अपने मोबाइल नंबर पर जो है भिजवा लीजिए। अब देखिए इसमें पेज की जो संख्या होने वाली है वो होगा 240 पेज होगा। और आज जो हम करेंगे वो कौन करेंगे, ठीक है, 27 फरवरी 2022 को जो हुआ था बिहार पुलिस मद्य निषेध, उसको हम करेंगे। ठीक है, सारे चीज़ और बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेट करता है। तो चलिए हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। बेकिंग सोडा है सोडियम, बेकिंग सोडा है क्या है, सोडियम। तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम में वो क्या है, सोडियम में हाइड्रोक्लोराइड है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है या बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है नीचे में दिया गया है, उसको जो एक एक करके अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बेकिंग सोडा है तो वो जो है बेकिंग सोडा क्या, बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट यानी ये जो है बेकिंग सोडा खाने वाला है, खाने वाला सोडा है, इसको क्या बोलेंगे, खाने वाला सोडा भी इसको बोलेंगे, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा भी क्या बोलेंगे, इसको खाने वाला सोडा भी बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर इसका सूत्र की यदि बात करें तो सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaH यहाँ दिया दे। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, इसका रासायनिक सूत्र इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, अगर मान लिए अभी बेकिंग सोडा पूछा है, बाद आने वाले एग्जाम में ये पूछ देगा उसका रासायनिक सूत्र बताइए। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, यानी खाने वाला सोडा का सूत्र यदि पूछे तो NaHCO3। अब देखिए इसका उपयोग प्रति अम्लीयता कम करने के रूप में, सोडायुक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है, यानी अग्निशामक के रूप में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। किसका, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है, साक्षरता दर भारत में कितना है 2011 के अनुसार, तो ये 73%। 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना, तो 73%। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर
लगभग 73% थी। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना 73% था, लेकिन इसके अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04%, यानी इसके आसपास है। 73% के साक्षरता दर क्या है, इसके आसपास। जिसमें पुरुष की यदि हम बात करें, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है 82.14% है। अब 73% या 74.04% में पुरुष का कितना प्रतिशत है, तो वो जो है 82.14% है, ठीक है। तथा उसमें महिला की यदि बात करें तो महिला जो है 65.46% शामिल है इसमें। महिला कितना प्रतिशत, 65.46%। केरल में जो है 93.91% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य। अब देखिए, भारत का सबसे साक्षर राज्य, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन है, तो वो जो है केरल है। सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन है, सबसे साक्षर कौन है, तो ये है केरल। सबसे साक्षर कौन है, तो केरल। सबसे साक्षर कौन है, केरल। कितना प्रतिशत में है, तो 93.91%। कितना प्रतिशत, 93.91%। जबकि 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे न्यूनतम साक्षर वाला है। अब देखिए, सबसे न्यूनतम कौन है, सबसे न्यूनतम कौन है, न्यूनतम कौन है, तो न्यूनतम है बिहार। न्यूनतम कौन है, न्यूनतम है बिहार। बिहार कितना प्रतिशत है, बिहार कितना प्रतिशत, 63.82%। 63.82%। और केरल कितना है, तो केरल है 93.91%। केरल कितना है, 93.91%। सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन, तो बिहार हो गया। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला कौन, तो केरल हो गया, ठीक है। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में क्या जाना जाता है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जो किनको जाना जाता है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किनको जाना जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किनको जाना जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। अब देखिए, आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ, तो अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका यानी यूएसए। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका में हुआ था। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। सबसे अच्छा शासन प्रणाली कौन है, तो लोकतंत्र। सबसे अच्छा शासन प्रणाली लोकतंत्र। सबसे अच्छा शासन प्रणाली कौन है, तो लोकतंत्र। सबसे अच्छा शासन प्रणाली कौन है, तो लोकतंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, लोकतांत्रिक देश। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, ये कौन है, तो भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत। अब देखिए, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किनको जाना जाता है, ठीक है, तो देश में यूएसए, ठीक है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में, ठीक है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो ये है भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, ये है भारत। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने किया था, अमेरिका की खोज है, अमेरिका की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने किया था, अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस के द्वारा किया गया था, कोलंबस के द्वारा। अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कोलंबस के द्वारा। अमेरिका की खोज किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की जो खोज है वो किनके द्वारा किया गया था, तो कोलंबस के द्वारा जो है किया गया था, कोलंबस के द्वारा किया गया था। अब देखिए, कोलंबस के द्वारा कब किया गया था, ठीक है, तो 1492 में। कोलंबस के द्वारा कब किया गया था, 1492 में। 1492 में अमेरिका की खोज किसके द्वारा, तो कोलंबस के द्वारा किया गया था, समुद्री मार्ग के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की नई समुद्री मार्ग की खोज किया था। अब देखिए, अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने किया था। भारत की खोज किसने किया था, भारत की खोज किसने, तो वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब किया था, 1498 में। 1498 में
मार्को पोलो यूरोपीय यात्री था। मार्को पोलो एक कहाँ का यात्री था? मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो यूरोप का यात्री था। यूरोप का यात्री था। यूरोप का यात्री था। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? यूरोपियन यात्री जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था। कहाँ कहाँ भ्रमण किया था? तो एशिया के लगभग सभी देश, 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 एशिया के लगभग सभी देश में भ्रमण किया था। कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो कहाँ का था? एक यूरोपियन यात्री था। यूरोपियन यात्री था। अब देखिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब किया? 1498 में। अमेरिका की खोज 1492 में किसने? तो कोलंबस के द्वारा जो है किया गया था। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों का सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? एक प्रतिबंध जो है नहीं है, एक प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो है भू को, ठीक है, भू को अभी हम देखते हैं। भू को त्रिभुज की सर्वांग समता का प्रतिबंध जो है निम्नलिखित है। देखिए भूजा भू को, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प जो है ये क्या है? सही है। अतः विकल्प कौन है? तो यानी सी नंबर क्या है? सी नंबर जो है सही है। त्रिभुज की सर्वांग समता नहीं है, ठीक है। हालांकि 1950 के पहले 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल हुए थे? 1950 के पहले हिंद चीन में 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? हिंद चीन में पहले जो था वो कौन सा देश जो था शामिल होता था? कौन सा देश पहले शामिल होता था? तो वर्ष 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। अब देखिए 1950 के हिंद चीन में 1950 के हिंद चीन में कौन कौन शामिल होते थे? ये होता था कौन? वियतनाम शामिल होते थे। कंबोडिया शामिल होते थे। कंबोडिया शामिल होते थे। लाओस शामिल होते थे। लाओस शामिल होते थे। वर्ष 1887 ईस्वी में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा कब किया था? फ्रांस ने कब्जा कब किया था? फ्रांस ने कब्जा कब किया था हिंद चीन पर? हिंद चीन पर कब्जा कब किया था? हिंद चीन पर कब्जा, तो फ्रांस ने हिंद चीन पर जो कब्जा किया था वो 1887 में। अब देखिए वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। फ्रांस ने कब्जा कब किया था हिंद चीन पर? तो 1887 ईस्वी में फ्रांस ने कब्जा किया था। फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम, फ्रांसीसी के जो उपनिवेश थे उसके आधिकारिक नाम क्या है? तो हिंद चीन संघ, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। नेदर द बॉयज नोर द टीचर डैश प्रेजेंट। नेदर द बॉयज नोर द टीचर डैश प्रेजेंट। नेदर द बॉयज नोर द टीचर द प्रेजेंट। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नोर द टीचर इज, ठीक है, इज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान में विकल्प ए का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि नाइदर डैश नॉर के स्थान वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वर्ब का जो प्रयोग है किसके वाले शब्द के बाद होता है? वर्ब का प्रयोग जो है बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। NOR का सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है तो वर्ब की सिंगुलर जो है इज हो जाएगा। वर्ब का सिंगुलर क्या? इज जो है हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस की यदि हम बात करें तो नाइदर द बॉयज नोर द टीचर इज द प्रेजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चिकित्सीय तकनीक जो है वो क्या है? तो वो जो है MRI। अब देखिए चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय अगर पूछेगा चिकित्सीय तो क्या हो जाएगा? ये जो MRI
चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक जो है MRI है। क्या है? MRI। अब MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होता है। इसका प्रयोग शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग जो है शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु किया जाता है। शरीर के जो अंग है उसका चित्र प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MRI यानी चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक। क्या है? तो MRI। ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल क्या है? आवश्यक है। तो राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। लोकतंत्र जब होता है तो उसमें राजनीतिक दल की क्या होती है? जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। अब देखिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल विपक्षी दल दोनों का होना जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता दल का भी होना जरूरी है और विपक्षी दल का भी क्या है? होना जरूरी है। विपक्षी दल का भी होना जरूरी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना क्या है? अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों का जरूरी होता है, दोनों का जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र जो है नहीं है? तो बगीचा। क्या है? बगीचा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंत्र नहीं है? बगीचा। परितंत्र दो प्रकार के कारकों से बनता है, प्राकृतिक और पारितंत्र तथा कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं। प्राकृतिक परितंत्र क्या है? प्राकृतिक द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है, यानी बनाया गया होता है। कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होते हैं। बगीचा मानव निर्मित परितंत्र है। अब देखिए, वन जो क्या है? वन जो है ये एक प्राकृतिक वन तंत्र, प्राकृतिक परितंत्र है। प्राकृतिक परितंत्र कौन है? वन जो है प्राकृतिक परितंत्र है। प्राकृतिक परितंत्र। रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान क्या है? तो प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र कौन है? रेगिस्तान जो है प्राकृतिक परितंत्र है। वन प्राकृतिक परितंत्र है। ठीक है, जिसे प्रकृति ने बनाया। नदी क्या है? प्राकृतिक तंत्र है। नदी प्राकृतिक तंत्र है। लेकिन बगीचा क्या है? मानव द्वारा निर्मित तंत्र है। मानव निर्मित तंत्र। ये तंत्र परितंत्र। ठीक है, परितंत्र। ठीक है, देख, किस राज्य की क्रिकेट 2021 से, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 21 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? ये जो है हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये करंट अफेयर से इसका कोई वास्ता नहीं है, इसे छोड़ ही देना बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, इफ ही डैश वी वुड गो। ठीक है, इफ ही वी वुड गो, यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो कम, इफ ही कम वी वुड गो। ठीक है, दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में विकल्प सी का प्रयुक्त उपयोग होगा जिसका स्ट्रक्चर निम्न है। जिसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर आपको दिया, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ देना है उसके बाद सब्जेक्ट देना है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस डैश सब्जेक्ट वुड प्लस कितना? V1। करेक्ट सेंटेंस, इफ ही कम वी वुड गो। ठीक है, इफ ही कम वी वुड गो। Like choose the option that is a closed meaning the given word. Choose the option that is closest in the meaning to the given word. यानी protest क्या है? तो ये to object protest दिए गए शब्दों में protest यानी विरोध करना,
दिए गए शब्दों में प्रोटेस्ट यानी विरोध करना का समानार्थी शब्द क्या है? तो टू ऑब्जेक्ट यानी एतराज आपत्ति करना, एतराज या आपत्ति करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? साइरस एस पूनावाला। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अब देखिए, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो एडिसन ने किया था, एडिसन ने किया था, एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किस में? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, बदलता है। ठीक है, यानी विद्युत बल्ब जो है किसका बना, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। खोज किसने किया? तो एडिसन ने। खोज किसने किया? एडिसन ने। विद्युत ऊर्जा किसका? तो विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मा और प्रकाश में बदलता है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश में बदलता है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष 1250 रुपये जो है 2 वर्षों में 1800 हो जाएगा। यानी 2 वर्षों में ये बोल रहा है 1250 रुपये है। मैं ये सॉल्यूशन देखना नहीं है अभी। ठीक है, देखिए 1250 रुपये है मेरे पास। ठीक है, 1250 रुपये जो है कितने दिनों में, यानी कितने % पर इसको 2 वर्षों में 1800 हो जाएगा? 2 वर्षों में कितना? 1800 किस दर पर जो है ये होगा? तो इसको चलिए बनाते हैं। पहले देखिए, 2 वर्षों में यानी यहाँ कितना हो रहा है? 1200 से 1800 हुआ, यानी बढ़ा कितना? 550 रुपया भरा। ठीक है, यानी 2 वर्षों के बीच में, 2 वर्षों में 1250 रुपया 1800 हुआ, तो 2 वर्षों में 1220 रुपया, 2 साल यानी 2 ईयर में कितना बढ़ा? 550 रुपया बढ़ा। यानी 1 साल में कितना बढ़ा? 1 साल में बढ़ा यानी 2 दूना 4, 2 सत्ते और 75, यानी 275 रुपया जो है 1 साल का ब्याज हुआ। 275 किस पर ब्याज हुआ? तो ये जो है 1250 रुपये पर 1 साल का 275 रुपया ब्याज हुआ। तो 275 रुपया ब्याज हुआ किस पर? 1250 पर। ठीक है, 1250 पर हुआ, 1250 पर हुआ। तो 100 पर कितना? ठीक है, तो 100 पर कितना? चूँकि हम दर निकालेंगे तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? तो 0 से 0 इसको काटेंगे हम। ठीक है, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, अब देखिए, अब जब इसको करेंगे हम, अब देखिए इसको जब हम करेंगे, ठीक है, इसको करने के बाद हमको कितना आया? ये कटेगा कितना? 11 से, यानी टोटल कितना आया? 22% आया। ठीक है, 22% आया, लेकिन 22% आंसर है। देखिए आंसर क्या है? आंसर होगा सी, यानी 20%। ये क्या है? ये तरीका क्या है? गलत है। अब चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमको मूलधन दिया है, मूलधन कितना है? मूलधन यानी, ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन यानी मूलधन हमको कितना दिया है? ये दिया है 1250। मिश्रधन की यदि बात करें, यानी ब्याज लगाकर जो रुपए दिया गया है वो कितना? 1800 रुपये है। समय जो है दिया गया है कितना? 2 वर्ष, यानी 2 वर्षों में कितना हो जाता है? 1800 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है A बराबर P × 1 + R बटा कितना? 100T यानी टाइम। अब देखिए यहाँ टाइम 2 है, तो आप डायरेक्ट इसको इधर लाएंगे तो क्या? ए जितना है उसका स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, P। ठीक है, उसके बाद P × 1 + R बटा कितना? 100। अब देखिए ए कितना दिया है यहाँ ऑप्शन में? ए है 100 रुपये 1800, तो 1800 यहाँ दिए। P कितना है? 1250, 1 + R/100 और 2 साल है। ये कितना है? ये जो है T यानी T4 टाइम यानी समय है। ठीक है,
अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो हल करने के बाद जो आएगा कितना आएगा, ये देखिए ये आएगा 20% जो है आ जाएगा। जैसे जैसे 30 का 30/25, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये काटने के बाद कितना, ठीक है, इसको जब इधर करेंगे तो ये सारे चीज़ कितना आ जाएगा, 20% जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जब कट जाएगा, ठीक है, तो कितना जी जैसे है वैसे बचेगा। फिर इसको क्या करेंगे हम, ठीक है, आर को एक तरफ करेंगे और 30/25 में जब एक को जब इस तरफ लाएंगे तो घटेगा। ठीक है, घटने के बाद रेट के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो रेट कितना 20%। अब देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एक खिलौना 12% की छूट पर, एक खिलौना जो है 12% की छूट देने पर इसे 308 में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए कोई भी चीज़ जो होता है खुद में होता है 100%, कितना होता है, खुद में कितना होता है 100% होता है। 12% छूट यानी जितना में बिक रहा है उससे कम, जितना दाम दिया गया उससे 12% कम। 12% छूट यानी 88 में बेच रहा है, प्रतिशत में कितना में बेचा जा रहा है, 88 में। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ सेल कितना में कर रहा है, यहाँ जो कर रहा है 308 में, 308 में कर रहा है। जब 1% का जब मान निकालेंगे तो 1% का मान 308 बटे कितना 88, 308/88, ठीक है, 308/88। लेकिन हमें क्या करना है, 100% का मान निकालना है। अब देखिए 11×8 88, 11×2 22 और 11×8 88, ठीक है। इसमें जब 100% में 100 हमको ज्ञात करना है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 50 इधर हो गया, इधर 4 हो गया, और इधर जब गुना करेंगे 4×7 28, ठीक है, 4×7 28 यानी 7 × 50 यानी 100% का जो मान आया वो कितना, वो आया 350। 350 ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब है जीके जीएस के प्रश्न कि तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र है, तारापुर जो केंद्र है वो है तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र है। तो ये जो है आणविक शक्ति का केंद्र है, तारापुर। तारापुर जो कौन सा केंद्र है, तारापुर जो है वो कौन सा केंद्र है, तो आणविक शक्ति केंद्र है, आणविक शक्ति केंद्र है तारापुर। ठीक है, तारापुर आणविक शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ में, तो महाराष्ट्र में। अब देखिए तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है तारापुर। कहाँ में, तो महाराष्ट्र में है। तारापुर नामक संस्थान जो 28 अक्टूबर 1969 को किया गया था, 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन है, पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन है, तो ये जो है तारापुर। तारापुर पहला व्यावसायिक ऊर्जा स्टेशन, ऊर्जा स्टेशन कौन है, स्टेशन कौन है, ऊर्जा स्टेशन कौन है, तो तारापुर, तारापुर, तारापुर। इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया गया। इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था, इसका संचालन जो है किसके द्वारा, इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय बिजली निगम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो तारापुर केंद्र है कहाँ, ये महाराष्ट्र में है। स्थापना कब, 28 अक्टूबर 1969 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, व्यावसायिक ऊर्जा स्टेशन के नाम से किनको जाना जाता है, तारापुर स्टेशन का। राष्ट्रीय बिजली विभाग ने इसका क्या किया था, के द्वारा जो है इसका किया गया था। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन है, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन है, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन है, तो ये जो है मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर। देखिए मेरा ईश्वर किनके द्वारा है, मेरा ईश्वर किनके द्वारा, मेरा ईश्वर लीलाधर जगूड़ी द्वारा, मेरा ईश्वर, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। ठीक है, इसकी अन्य रचनाएं जो कौन है, शंखमुखी, 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 इनकी और रचनाएं कौन सा है, ये जो है शंखमुखी किनकी है, लीलाधर द्वारा, लीलाधर। शंखमुखी किनकी है, शंखमुखी, इनकी और रचना कौन है, शंखमुखी, शंखमुखी, शंखमुखी किनकी रचना है, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी, नाटक जारी किनका है, नाटक जारी, नाटक जारी, नाटक जारी लीलाधर जगूड़ी द्वारा, नाटक
धारी, नाटक जारी, नाटक जारी क्या था? लीलाधर जगुड़ी द्वारा, लीलाधर जगुड़ी द्वारा। रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है किसका है? रात अब भी मौजूद है, रात अब भी क्या है? मौजूद है, रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है किनका है? देखिए शंखमुखी, नाटक जारी, रात अब भी मौजूद है लीलाधरी जगुड़ी द्वारा, ठीक है, लीलाधरी जगुड़ी द्वारा। महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के, महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के बिना। ईश्वर की अध्यक्षता, ईश्वर की अध्यक्षता, ईश्वर की, ईश्वर की अध्यक्षता, ईश्वर की अध्यक्षता, ईश्वर की अध्यक्षता, ईश्वर की अध्यक्षता, ईश्वर की अध्यक्षता में आदि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, आदि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कविता के रचनाकार जो है कौन है? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यह किनके द्वारा लिखा गया? तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। तथा छाया मत छूना, कविता के रचनाकार छाया मत छूना कौन है? छाया मत छूना, छाया मत छूना, छाया मत छूना तो गिरजा कुमार माथुर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज अवश्य क्या है? देखिए त्रिभुज, किसी त्रिभुज का यदि एक कोण जो है, एक कोण, त्रिभुज ये हो गया, त्रिभुज ये हो गया, त्रिभुज का यदि एक कोण, त्रिभुज का एक कोण दोनों कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज को क्या? तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे एक कोण ये हो गया 90 डिग्री, तो इसके आसपास के जो कोण है जैसे अल्फा और बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यानी एक कोण और एक कोण ये को जोड़ने के बाद कितना टोटल होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री यानी समकोण, एक समकोण, 90 डिग्री यानी समकोण। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये क्या है? देखिए 24 सितंबर 2019 को 24 सितंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सब पद का क्या किया गया? सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत थे। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु होगी। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो अनिल चौहान। ये क्या है वर्तमान में? अभी देखिए फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित, करंट अफेयर्स को छोड़ते चले जाना है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित कहानी है वो कौन है? तो लाल पान की बेगम किनके द्वारा है? लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के एक साहित्यकार थे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के क्या थे? एक साहित्यकार थे। देखिए हिंदी भाषा के साहित्यकार कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु एक क्या साहित्यकार थे। इन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल किनका है? मैला आंचल किनका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु लिखा, जिसे बहुत ख्याति मिली थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम। इनकी अन्य रचनाएं जो है परती परिकथा, इनकी जो अन्य रचनाएं कौन है? परती परिकथा किनकी है? परती परिकथा किनकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस कितने चौराहे कलंक मुक्ति आदि किनकी है? जुलूस कितने चौराहे किनके? तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ में अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है वो मुख्यालय जो है कहाँ में है? ये जो है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ में है? तो न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना के समय 51 सदस्य थे। स्थापना के समय इसमें टोटल सदस्य देश कितना था? स्थापना के समय 51 देश जो था इसमें शामिल। स्थापना के समय इसमें टोटल देश की संख्या कितना था? 51 देश था। वर्तमान में इसमें टोटल देशों की संख्या कितना है? तो 193। वर्तमान में देशों की संख्या कितना है? वर्तमान में देशों की संख्या 193। वर्तमान में जो देश की संख्या है वो कितना है? 193 है। अक्टूबर 1945 को भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना था। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? भारत जो है यूएनओ का सदस्य जो है कब बना था? भारत बना था कब? भारत बना था 1945 में। 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बना था। शुरुआती में इनमें देश की संख्या कितना? 51 था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। 193वां देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान। 193वां देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 193वां देश है, दक्षिणी सूडान। ठीक है। यदि x1 x2 डैश डैश xn का माध्य x है, x डैश का मास कौन है? x डैश, ठीक है, x बार है, तथा y1 y2 yn का माध्य कितना है? y बार है। तो x1 x2 डैश xn y1 y2 इसका जो है टोटल का जो माध्य होगा वो जो है क्या हो जाएगा? देखिए x1 x2 प्लस, ठीक है, इसको रोक कर आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, बनाया हुआ सही है। समीकरण 1 इसको माना गया है। ठीक है, और समीकरण 2 जो है इसको, उसके बाद दोनों को क्या किया? दोनों को ऐड करके 2n से भाग दिया गया है। 2n से, माध्य यानी क्या? आधा, यानी 2n। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो वर्णक जो है पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? अब देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? तो प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाएं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कमी होने से शरीर में खून की कमी की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में खून की कमी होती। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन किसका वाहक होता है? तो O2 यानी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन किसका वाहक होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन का यानी O2 का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन किसका वाहक होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना? तो 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन यानी हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। खून की कमी किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वाहक होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वाहक होता है, पाया जाता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना? तो 120 दिन, 120 डेज होता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स, एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स, सी नंबर जो हो जाएगा इसका। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान में विकल्प क्या? सी जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि टू का प्रयोग स्थान, व्यक्ति या किसी दशा में किसी चीज़ की गति को बताने के लिए होता है। टू का प्रयोग किसी स्थान, व्यक्ति या किसी दिशा में
किसी चीज़ को गति बताने के लिए होता है। एप्लीकेबल यानी एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन यानी टू, एप्लीकेबल यानी एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन यानी टू का प्रयोग होता है। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स, ऑल ऑफ इट्स। अगला क्वेश्चन है, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण जो है किस माध्यम से, किस माध्यम के द्वारा होता है? ये किससे होता है? जल से। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण जो है किस माध्यम के द्वारा होता है? किस माध्यम के द्वारा होता है? तो जल से होता है। किससे? जल से भी होता है, वायु से भी होता है, कीट से भी होता है। परागकण किस किस से होता है? तो वायु से होता है, कीट से भी होता है, जल से भी होता है। वायु से भी होता है, कीट से भी होता है और जल से भी होता है, जल से भी। ये सभी परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरित वायु, जल तथा कीट आदि के माध्यम से होता है। यानी वायु में भी, जल में भी, कीट में के माध्यम द्वारा होता है। किसी पौधे के पुष्प पुंकेसर को परागकणों का उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना जो है परागण कहलाता है, परागण जो है कहलाता है। हालांकि एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र जो है, एक विद्युत जनित्र किसको किस में बदलता है? विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगला देखना, देखिए विद्युत जनित्र किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल किसको बदलता है? सोलर सेल सूर्य ऊर्जा यानी सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो किसको बदलता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यानी विद्युत जनित्र या डायनेमो। सौर ऊर्जा जो है सौर सेल या सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी.आई. मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है। डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। डी.आई. तत्वों के आवर्त सारणी के लिए डी.आई. मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है। डी.आई. मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। तत्वों की आवर्त यानी डी.आई. मेंडलीव का श्रेय किस लिए दिया जाता है? तो ये तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। डी.आई. मेंडलीव को तत्वों की आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। किनके अनुसार? तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त के क्या होते हैं? फलन होते हैं। आवर्त के फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्पीक्स। हिंदी इज स्पोकन बाय मी। दिए गए वाक्यों में पैसिव वॉइस में बदलने का नियम जो है, देखिए सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इज MR V3 प्लस बाय सब्जेक्ट
करेक्ट पैसिव वॉइस जो हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय मी, हिंदी इज स्पोकन बाय मी, हिंदी इज स्पोकन बाय मी। ये करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। अनुवांशिकी का जनक किन्हें बोला जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसको बोला जाता है? अनुवांशिकी का जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जे.जी. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक जी.जी. मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों का एक गुणों का संचारण अनुवांशिकी कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। सबसे पहले किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर का पौधा, मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 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 कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था वो 1914, ठीक है, ये गलत है आंसर। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। यह 4 वर्षों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कितना वर्षों तक चला? तो 4 साल तक चला, 4 साल तक चला। कब से कब तक? 1914 में ये हुआ था, 1914 में ये शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। यह 4 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 4 साल तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। 37 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में 28 जून 2014 की गई हत्या। राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या। 28 जून 1914 को किया गया हत्या। यानी मुख्य कारण क्या था? तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। अरे समुद्र का कुछ भी नहीं होता, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपना अबूझ भाषा में कहता रहता है, अब रेखांकित पद प्रतीक है। कहता रहता है का रेखांकित पद प्रतीक क्या है? तो रेखांकित पद प्रतीक समाज। रेखांकित क्या? समाज। समुद्र का कुछ भी नहीं है, समुद्र का कुछ भी नहीं है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अब अबूझ भाषा में कहता रहता है कि रेखांकित पद समुद्र पद प्रतीक है। समाज का समुद्र कविता सीताकांत महापात्र की रचना है। सीमाकांत महापात्र को वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। सीमाकांत महापात्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया था 1993 को। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? खाद्य सुरक्षा का जो तात्पर्य है वो क्या है? खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? खाद्य की उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा का क्या है? खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य की उपलब्धता, खाद्य उपलब्ध होनी चाहिए। खाद्य की समर्थता, खाद्य की समर्थता, खाद्य की समर्थता और खाद्य की पहुंच यानी डी नंबर सही है, डी नंबर ऑप्शन। यानी खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति यानी भंडार उसका होना चाहिए एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता तथा खाद्य की समर्थता। इसके संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों के वहनीय मूल्यों की अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणिक सुरक्षा जो है प्रदान करना है। खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई, तो ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को नहीं देखना है।
अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरक्षण 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो, ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, यानी इन द स्टोरी द इज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, डिड द गर्ल गेट डाउन, तो इसका जो क्या हो जाएगा? सहारनपुर, सहारनपुर जो है इसका हो जाएगा। उपयुक्त पैसेज के अनुसार कहानी द इज आर नॉट हेयर में लड़की सहारनपुर में उतरी व अपने आंट से मिलने जो है सहारनपुर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सहारनपुर। अब देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम जो है तारापुर महाराष्ट्र, प्रथम कहाँ में? परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से। अब देखिए, किसकी सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से, अमेरिका की सहायता से किया गया था। तो अमेरिका की सहायता से, किसकी सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से खोला गया था, अमेरिका की सहायता से, ठीक है। कब खोला गया? 1969 में अमेरिका की सहायता से, 1969 में स्थापित किया गया था। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र को हम देखेंगे। रावत भाटा कहाँ में है? तो राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान, रावत भाटा कहाँ में है? तो राजस्थान, राजस्थान। कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम कहाँ में है? तमिलनाडु, कलपक्कम कलपक्कम कहाँ में है? कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ में है? तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। कैगा जो है कर्नाटक, कर्नाटक। नरौरा कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात, काकरापारा कहाँ में है? तो गुजरात में। राजस्थान में कौन है? तो रावत भाटा राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ में? तो कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम कहाँ में? तमिलनाडु। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में कैगा, कैगा कहाँ में है? तो कर्नाटक में। कैगा कहाँ में है? कैगा कर्नाटक। नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा कहाँ में? तो उत्तर प्रदेश में। काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में, काकरापारा गुजरात, ठीक है, गुजरात में। रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक और नरौरा कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात में। बोमडीला दर्रा कहाँ में? तो बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बैलाडीला श्रेणी जो है कहाँ में? तो बस्तर जिले में है। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बस्तर, बैलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है। बैलाडीला श्रेणी में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क बैलाडीला में क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में, लौह अयस्क जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है बैलाडीला में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में, ठीक है। सरहुल पर्व जो है मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल पर्वत कौन मनाता है? देखिए, सरहुल पर्व जो है मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है मुंडा जाति के द्वारा मनाया जाता है, मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मुंडा जनजाति। सरहुल पर्व मुख्यतः किनके द्वारा? तो मुंडा, सरहुल पर्व मुख्यतः मुंडा मनाते हैं। मुंडा झारखंड का एक प्रमुख जनजाति। मुंडा जो कहाँ का है? तो झारखंड का एक क्या है?
प्रमुख। झारखंड, मुंडा जो है झारखंड का मुंडा। सरहुल पर्वत मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो मुंडा। मुंडा झारखंड का क्या है? झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है। सरहुल पर्व प्रकृति के परिवर्तन व उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। ठीक है, देखिए सरहुल पर्व मुंडा के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा कहाँ की जनजाति है? तो झारखंड की। सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है? तो प्रकृति के उल्लास और परिवर्तन के कारण। अमन फसल संबंधित है। अमन फसल किससे संबंधित है? अमन फसल किससे संबंधित है? ये जो है धान से संबंधित है। अमन फसल किससे संबंधित है? अमन फसल का संबंध है धान से। अमन फसल धान से। असम, औस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें हैं। औस, अमन फसल धान से संबंधित है। उसके बाद देखिए औस, चावल फसल किससे संबंधित है? तो चावल फसल जो औस से संबंधित है। किससे? औस से। चावल फसल औस से संबंधित है। अमन से संबंधित है। चावल फसल अमन से संबंधित है और बोरो से संबंधित है। किससे? तो बोरो से। ठीक है, देखिए चावल है औस से संबंधित, अमन से संबंधित, बोरो से संबंधित, लेकिन अमन किससे? तो अमन है धान से संबंधित। स्वयं की सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। ये जो है सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता का जो समूह होता है उसमें ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह यानी SGH कुछ ऐसे लोगों का एक अनधिकृत संघ होता है जो आपके रहन सहन की शिक्षा में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यानी इनमें से कौन सा विकल्प है जिसका युग्म जो है सही विलोम है? सही विलोम जो है। ठीक है, अनूठा का बेजोड़ ये गलत है। अनादर का निरादर सही विलोम युग्म है। सही विलोम युग्म गौरव लाघव। तो सही विलोम शब्द क्या है? देखिए अनादर का क्या? आदर। अनादर का आदर। कुछ त्रुटि लग रहा है इसमें, तो देखिए ठीक है। देखिए आदर का क्या होगा? अनादर का क्या होता है? अनादर का आदर होता है। यहाँ अनादर का क्या है? निरादर है। ये क्या है? ये भी गलत। अनूठा का समान होता है। अनूठा का उल्टा क्या यानी विलोम क्या? समान होगा। अनूठा क्या है? बेजोर है। ये भी गलत। गौरव का लाघव। गौरव का क्या? लाघव। गौरव का लाघव यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अरे पृथ्वी के कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है, पृथ्वी की कुल सतह जो लगभग पानी से ढका हुआ है वो कितना है? तो 75%। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका है 75%। पृथ्वी की कुल सतह लगभग 75% पानी से ढका है। पृथ्वी की कुल कितना प्रतिशत? 75% जो है सिर्फ पानी है। 75% क्या है? 75% पानी है। 75% पानी है, पानी से ढका हुआ है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भूभाग पर क्या है? जल है। 71% भूभाग पर जल है। 71% भूभाग पर जल है, लेकिन माना जाता वास्तविक रूप से उतना, लेकिन लगभग में कितना? 75%। उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग महासागरों से ढका है। उत्तरी गोलार्ध में कितना? उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी है? उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में पानी का प्रतिशत कितना? उत्तरी गोलार्ध में 61% पानी, 61%। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? दक्षिणी गोलार्ध में 81%। दक्षिणी गोलार्ध में 81%। दक्षिणी में 81, उत्तरी गोलार्ध में 61। एक कहानी यह भी रचना कौन है? रचना है एक कहानी यह भी रचना है। तो ये जो है मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी रचना है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी। अन्य रचनाएं जो है मन्नू भंडारी की, एक प्लेट सैलाब किसका? मन्नू भंडारी की। मैं हार गई मन्नू भंडारी की। यही सच है। यही 3 निगाहों की एक तस्वीर।
अब एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा जो है 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण जिसका विकर्ण कितना 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल जो है हमको क्या करना है, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा कितना दिया है, जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, यानी ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तथा विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर। विकर्ण यानी ये हुआ विकर्ण, ये हुआ विकर्ण, ये विकर्ण, विकर्ण कितना सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर। विकर्ण है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर यानी इसका आधा ये हो गया 12 सेंटीमीटर ये, और 12 सेंटीमीटर ये, ठीक है, 12 करके इसको जोड़ा गया। अब देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के समद्विभाजित करते, एक दूसरे के समद्विभाजित, यानी यहाँ जो है 90 डिग्री हुआ, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है, एक दूसरे को क्या करती, समद्विभाजित करती है, ठीक है। त्रिभुज DOC में यदि हम जाएंगे, त्रिभुज DO और C, त्रिभुज DOC में जो है DO बराबर यदि हम निकालेंगे, DO, O यहाँ पर है DO, ठीक, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर DC का स्क्वायर, रूट अंडर DC का स्क्वायर, DC स्क्वायर और OC, DC स्क्वायर, DC का स्क्वायर और OC माइनस में OC का स्क्वायर, ठीक है। OC DC कितना है, DC जो लिए हैं, DC ये है 20 सेंटीमीटर, ये है DC। अब 12 सेंटीमीटर क्या है, आधा, यानी OC की जो लंबाई है पूरा लेते तब कितना 24, आधा ले रहे हैं यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो DO की जो लंबाई निकली, DO कितनी है, DO निकली 16 सेंटीमीटर, DO कितनी 16 सेंटीमीटर, DO 16 सेंटीमीटर। अब देखिए क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का 1/2 गुने विकर्ण, 1/2 गुने, देखिए ये क्या है BD, उसमें क्या है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है BD यानी विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ठीक है। यानी देखिए 32 और 24, यानी BD का मान कितना, BD है 32 और 24, ठीक है, 32 और 24 जब गुना करने के बाद कितना आया, 384 सेंटीमीटर, 384 सेंटीमीटर। 10 मीटर गुने, यानी 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर सी बीमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ क्या है, सबसे लंबी छड़ जो क्या है, घनाकार कमरे के बॉक्स में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई उसके विकर्ण के बराबर होती है, उसके विकर्ण के क्या होता है, विकर्ण के बराबर होता है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, रूट अंडर घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर L स्क्वायर, यहाँ पर जो दिया प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी ठीक है, इसको बनाएंगे तो क्या होगा 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यानी 10 125, यानी 225, यानी इसका जब वर्गमूल निकालेंगे कितना, तो 15 मीटर। अरे कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, कौन भौतिक पूंजी का जो है उदाहरण नहीं है, भौतिक पूंजी का भवन जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण है। यंत्र और मशीनें क्या है, तो भौतिक पूंजी का उदाहरण है। कच्चा माल भी है। शिक्षा और प्रशिक्षण जो है नहीं है। भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है, भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं के बिक्री के लिए सामान और सेवाओं बनाने की अनुमति देता है। भौतिक पूंजी में यंत्र व मशीनें, भवन तथा कच्चा माल को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा व प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगला असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विअक्षीय होता है। असमतापी जंतु जिनका हृदय क्या द्विकक्षीय होता है, जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, वो जो है शार्क। असमतापी जंतु शार्क का हृदय द्विअक्षीय होता है। शार्क का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है असमतापी जंतु कहलाता है। ऐसा
जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता है जंतु कहलाते हैं। कैसा? असमतापी जंतु कहलाते, जैसे श्रीसर्प, उभयचर मछलियाँ आदि। इन्हें शीतर्कीय जीव भी कहा जाता है। हालांकि क्रिया बल एक प्रतिक्रिया बल हमेशा, क्रिया जो है अगला, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। कैसे लगते हैं? तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। कैसे? तो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगता है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण यदि हम देखें, बंदूक से निकलते समय पीछे से और झटका लगाना, बंदूक से निकलते समय पीछे की ओर झटका लगाना, बंदूक से निकलते समय पीछे से और झटका लगाना। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी समस्याएं होती हैं? निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी समस्याएं जो है होती है? मौसमी बेरोजगारी समस्याएं किस क्षेत्र में होती है? तो ये जो होती है कृषि के क्षेत्र में होती है। कृषि के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। बेरोजगारी का स्तर जो है बढ़ने की उम्मीद होती है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन, वसा, तेल का प्रचुर स्रोत होता है? निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन, वसा, तेल का प्रचुर स्रोत है? ये जो है सोयाबीन का बीज प्रोटीन व वसा का प्रचुर स्रोत होता है। सोयाबीन का बीज प्रोटीन व वसा, तेल का प्रचुर स्रोत जो है होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट। सोयाबीन में देखिए, सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी और 3% अन्य घटक होते हैं। 42% क्या होता है? 42% क्या देखते हैं, चलिए। 42% क्या होता है सोयाबीन में? 42% क्या? तो 42% प्रोटीन कितना? 42% प्रोटीन, 42% प्रोटीन, 42%, 22% क्या होता है? 22% होता है वसा, 22% वसा, 22% वसा, 21% क्या? कार्बोहाइड्रेट, 21% कार्बोहाइड्रेट, 21%, 12% वसा, 12% नमी। ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में कौन सा अपदस्थ कर सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो संसद जो है कर सकता है, संसद। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया। इसकी सूचना राष्ट्रपति के 14 दिनों पूर्व दी जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाया जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? कहा जाता है वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची, वोटर्स लिस्ट। मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची कहा जाता है। यह सूची निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। यह सूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक है। निर्वाचन आयोग का संबंध किसमें? 324 से 329 तक है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ये जो है राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र, राज्यसभा का जो सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित
स्वयं हस्ताक्षरित लेख द्वारा कर सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो है नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी आंदोलन में संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या जो आने की प्रायिकता है वो क्या है? ठीक है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या फेंकने की जो प्रायिकता है वो क्या है? तो देखिए, एक पासे में टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो एक पासे में जो है 1 से लेकर 6 तक होता है, यानी 1 से लेकर 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 होता है एक पासे में। 6 तक की संख्याएं जो दी होती है, ठीक है। पासे पर आने वाली कुल अभाज्य संख्या जो है 1 से लेकर 6 तक में जो है कुल अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 3 और 5, ठीक है, 2 3 5 यानी 1 2 3 यानी 3, ठीक है। और टोटल कितना है? टोटल है 6, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी 1/2, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? कथक से। पंडित बिरजू महाराज कथक, पंडित बिरजू महाराज कथक, पंडित बिरजू महाराज कथक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। इनकी मृत्यु जो है 22 जनवरी 1922 को हो गई। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 22 जनवरी 1922 को जो है हुआ था। ये किससे संबंधित रखते थे? पंडित बिरजू महाराज कथक, ठीक है, कथक कहाँ का? तो उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए, कथक से संबंधित अन्य कलाकार कौन है? कथक से संबंधित अन्य कलाकार लच्छू महाराज किससे हैं? कथक से संबंधित कौन कौन से हैं देखते हैं। कथक से संबंधित कौन है? तो कथक से संबंधित कौन है? पहले लच्छू महाराज कथक से संबंधित है। लच्छू महाराज। सुखदेव महाराज कहाँ से? सुखदेव महाराज किससे है? तो सुखदेव महाराज जो है कथक से संबंधित है। सुखदेव महाराज कथक से संबंधित। सितारा देवी, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, ठीक है। यानी कौन कौन है? लच्छू महाराज कथक से है, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, ये सब किससे हैं? तो ये सब जो है कथक से संबंधित है। अगले, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है या क्या कहलाती है? ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है तो यह क्या कहलाती है? तो ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। कौन सा समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है? कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है? तो ये जो है, देखिए, कमल को क्या बोलेंगे? कमल को सरोज भी बोला जाता है, कमल को सरोज बोला जाता है, पंकज भी बोला जाता है, अरविंद भी बोला जाता है, अरविंद भी कमल को बोला जाता है। देखिए, सरोज भी बोला जाएगा, पंकज भी बोला जाएगा, अरविंद भी बोला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोज किसको बोलेंगे? कमल को। पंकज किसको बोलेंगे? कमल को। अरविंद किसको बोलेंगे? कमल को। कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द टोटल यहाँ पर दिए। देखिए, कमल के पर्यायवाची शब्द जलज, कमल के पर्यायवाची शब्द जलज, कमल के पर्यायवाची शब्द जलज है, पंकज, वारिज, सरोज, शतदल, अरविंद है।
सरोज, शतदल, अरविंद। सरोज, शतदल, अरविंद। सरोज, शतदल और अरविंद। अगला है कि एक हॉल में एक हॉल का फर्श आयताकार है। एक हॉल का फर्श कैसा है? आयताकार है। एक हॉल का फर्श आयताकार है। इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई इतना मीटर। इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर। और चौड़ाई हॉल के फर्श के ढकने के लिए 6 मीटर गुने 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? 5 मीटर कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो देखिए, क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो 45 गुने 36 क्षेत्रफल, और ये जो क्या है इतना मीटर और इतना मीटर का आकार के कितने कारपेट हैं? लंबाई जिसका है 6 मीटर और चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। ठीक है, यानी 6 पचे 30, 6 पचे 30। इसको जब काटेंगे 6 36, 6 पचे 30, 5 9 45, 9 6 के 54 कारपेट की ज़रूरत पड़ेगा। इतना मीटर यानी 6 मीटर और 5 मीटर के कितने? ये 54 को आवश्यकता पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। दाल का बहुवचन क्या होगा? दाल का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा? दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा? दालें। दाल का बहुवचन शब्द दालें हैं। दाल का जो बहुवचन शब्द है वो दालें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए में बदलकर अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को दाल माने जिसके में और है दाल को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन में किया जाता है। दाल है, ल आ रहा है तो दालें क्या हो जाएगा? दालें हो जाएगा ए। ठीक है, ए। अल देशों के बीच विकास की तुलना करने उपयोगी मापक क्या है? देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? देशों के बीच विकास की तुलना करने तो प्रति व्यक्ति आय होता है। किसी भी देश की विकास की तुलना कैसे? तो जीडीपी से किया जाता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी से किया जाता है। जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से किया जाता है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश का औसत आय प्रति व्यक्ति होता है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवी है। प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो गोवा है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। कहाँ की है? गोवा की है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले? जलाशय यानी धौलावीरा। जलाशय यानी धौलावीरा। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के, धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात। गुजरात के कहाँ में? तो गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी पर है। किस नदी पर है? लूनी नदी पर है। लूनी नदी पर। धौलावीरा किस नदी पर है? तो लूनी नदी पर। लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी। इसका उत्खनन कार्य कौन है? तो जेपी जोशी। इसका उत्खनन कार्य कौन है? तो जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये वर्तमान उस समय का है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ अधिकृत पूंजी से हुई थी। 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ तथा इसका मुख्यालय कहाँ में? तो मुंबई। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का बट्टा घोषित किया। देखिए, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का बट्टा दिया, यानी 30% का क्या दिया? छूट दिया, घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे इतना में बट्टा मिला। विजय ने उसको कितना बट्टा मिला? उसको बट्टा कितना का मिला? उसको मिला था बट्टा 960 रुपया।
60 रुपया, 960 रुपया का बट्टा मिला था। ठीक है, मिला तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या है? यहाँ मिल रहा है 30% का बट्टा, यहाँ मिल रहा है कितना? 30% का बट्टा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 960, यानी 1% का जब मान निकालेंगे 960 बटा कितना? 960 बटा 30। 100% अपने आप में होता है कोई भी चीज़ खुद का। 960 बटे 30 गुने 100, यानी 0 0 गया, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी टोटल जो आया 100% का मान कितना? तो 100% का जो मान आया वो आया 3200 रुपये। ठीक है, 3200, यानी 30% यहाँ दे रहा है 30% डिस्काउंट, वहाँ दे रहा है 960 का डिस्काउंट। 1% का मान कितना? 960 बटा 30, तो 100% का मान कितना? 3200। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? यानी कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी जो है बनाती है? ये जो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है? कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो ये जो है गोदावरी नदी नहीं बनाती, कृष्णा नदी नहीं बनाती, गंगा नदी नहीं बनाती। देखिए, मुहाना यानी एस्चुरी कौन नहीं बनाती? गंगा नदी नहीं बनाती, कृष्णा भी नहीं बनाती, गोदावरी भी नहीं बनाती, नर्मदा नदी बनाती है। मुहाना नर्मदा, मुहाना नर्मदा, नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। इसका उद्गम एस्चुरी कौन बनाती? इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। अमरकंटक नामक स्थान से होता है। अब देखिए, इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है तथा इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में स्थित। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी। इसका मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। भारत के संप्रभु कौन है? संप्रभु कौन है? भारत के जो संप्रभु हैं, भारत के संप्रभुत्व कौन है? संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग। भारत के संप्रभु कौन है? भारत के लोग। भारत के लोग, भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। सभी स्रोत का आधार भारत का संविधान है। संप्रभु का अर्थ होता है नभ जल स्थल अपने क्षेत्राधिकार में अधिकार हो। नभ जल स्थल और अपने क्षेत्राधिकार में क्या हो? अधिकार हो। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को 1912 में अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाया था। ठीक है, वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम युवा शक्ति का प्रगति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन? निम्न में से उपार्जित लक्षण जो है वो कौन है? निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है? शरीर का वजन। शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। शरीर का वजन, शरीर का वजन उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। लेमार्क के अनुसार जनकों के उपार्जित लक्षण संततियों से संप्रेषित होते हैं। उपार्जित लक्षण आजीवन विकसित होता रहता है। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। Which festival is referred to in the Tolstoy Little Girls Wiser Than Me Than Men? इसका आंसर क्या होगा? ईस्टर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ईस्टर। द फेस्टिवल रिफर्स टू इन टॉल्स्टॉयज लिटल गर्ल्स विजर देन मैन इज ईस्टर। तृतीय क्षेत्र निम्न में से सम्मिलित गतिविधि है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित विधि जो है इनमें से कौन है जो नहीं है? ये है पशुपालन। पशुपालन जो है तृतीय में नहीं आता। पशुपालन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, पशुपालन किस क्षेत्र में? पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन कौन सा क्षेत्र? पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा कृषि, कृषि हो गया, वानिकी यानी वन, मछली पकड़ना और खनन करना। फिर से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आ जाएगा, वानिकी आ जाएगा, मछली पकड़ना या खनन करना, खूनना। ठीक है,
ठीक है। कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। द्वितीयक क्षेत्र को देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र विद्युत उपकरण, द्वितीयक क्षेत्र में विद्युत का उपकरण निर्माण, खाद्य का निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तलिपित उद्योग, ठीक है, हस्तलिपित उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प उद्योग। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र में परिवहन, तृतीय क्षेत्र में परिवहन आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, बैंक सेवा, व्यापार आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में परिवहन आएगा, संचार आ जाएगा, बैंक सेवा आएगा, व्यापार आदि जो है सब आ जाएगा। अगला कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापित हुआ था? 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? नाजी पार्टी जो है जर्मनी में स्थापित किया गया था। नाजी पार्टी जर्मनी में 100 साल पहले जर्मनी देश में नाजी पार्टी स्थापित था। नाजी पार्टी की स्थापना वर्ष 1919 में एनुएन ड्रेक्सलर ने म्यूनिख में जर्मनी वर्क्स पार्टी के नाम से किया था, जर्मनी वर्क्स पार्टी के नाम से किया था। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है? तो भारत में जो है सबसे अधिक क्षेत्र में जो फैला हुआ वन है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो फैले हुए वन कौन है? तो ये है उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो कौन है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार नहीं पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। मानसून वन किनको कहा जाता है? तो मानसून वन भी इनको कहा जाता है, 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 मानसून वन भी इसको कहा जाता है। इन वनों में चंदन, इन वनों में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है? इसमें जो है चंदन पाया जाता है, चंदन। इनमें कौन पाया जाता है? चंदन, शीशम, ठीक है। इन वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चंदन का वृक्ष पाया जाता है, शीशम का वृक्ष पाया जाता है, शीशम का वृक्ष, महुआ वृक्ष पाया जाता है, साल वृक्ष पाया जाता है, महुआ वृक्ष, साल वृक्ष। उसके बाद टीक वृक्ष पाया जाता है, टीक वृक्ष हो गया। आंवला वृक्ष पाया जाता है, बांस पाया जाता है, बांस आदि वृक्ष जो है पाया जाता है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले सर्वाधिक क्षेत्र में फैले वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसमें मानसून वन है, जिसको मानसून वन भी कहा जाता है, जिसमें चंदन का वृक्ष भी पाया जाता है, शीशम का वृक्ष भी पाया जाता है, महुआ का वृक्ष, साल वृक्ष, बांस पाया जाता है और टीक का या आंवल का वृक्ष जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वाज संत कबीर, ठीक है, ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। उपयुक्त पैसेज के अनुसार संत कबीर बचपन में पालन पोषण वाराणसी में हुआ था। उपयुक्त क्या है? संत कबीर का जो पालन पोषण कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। अलग सुंदरी वृक्ष डैश में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। देखिए सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, सुंदरी वृक्ष कहाँ में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष जो है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण पादक समूहों का एक विविध समूह है जो ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता, दैनिक ज्वारीय अपप्लावन जैसे परिस्थितियों के बीच अस्तित्व में बनाए रखता है। अस्तित्व में क्या करता है? बनाए रखता है। कौन? तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है।
बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल या कोयला, बादल हो, देखिए बादल या कोहरा, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कोलाइडी? तो देखिए बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये जो है द्रव, गैस, परिक्षेपित, यानी द्रव और गैस का उदाहरण है। बादल या कोहरा द्रव गैस में, अब देखिए बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षेपित कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव के परिक्षेपण से द्रव एरोसोल कोलाइडी का निर्माण होता है। ठीक है। हालांकि संज्ञा शब्द जहर, संज्ञा शब्द जहर में इल प्रत्यय, इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये जो है सी बनेगा, यानी जहरीला। संज्ञा शब्द जहर में इला, जहरीला, यानी इला प्रत्यय जोड़ने पर जहर प्लस इला यानी जहरीला जो है बनेगा। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर उसका अर्थ जो है परिवर्तित कर देते हैं, उसका अर्थ क्या परिवर्तित कर देते हैं। भारत में बजट निर्माण करने का कार्य किया जाता है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो ये जो है वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों यदि आप 6 कॉम्बो बुक लेना चाहते हैं बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी के लिए तो 149 रुपये में जो है मात्र आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो 62,076, 62,076 और 62,510 पर, इस पर आप मैसेज कीजिए PDF। ठीक है, PDF 6 कॉम्बो बुक मैसेज कीजिए, 6 कॉम्बो बुक मात्र 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। भारतीय संविधान के 112 में क्या है? यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमति, प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। बजट का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री इसे संसद सत्र में प्रस्तुत करता है। संसद सत्र में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है? अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये जो है सूर्य। सूर्य अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग होने पर भी अनवरत पुनर्निर्माण यानी नवीनीकृत होता रहता है। इसने हाल ही समय में समाप्त होने की संभावना नहीं होती। इसमें हाल के समय में समाप्त होने की संभावना नहीं होती। अक्षय के ऊर्जा के अन्य स्रोत वायु ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा आदि होते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का जो है सदस्य नहीं है? ये जो है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्माता सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ जिसमें 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। भारत के विभाजन के बाद इनकी संख्या घटकर कितना? 299। भारत के विभाजन के बाद यानी भारत और पाकिस्तान बनने के बाद उनमें जो टोटल संख्या कितना? 299 रह गई। मुस्लिम लीग 73 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 73 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं? कौन वर्ग में? ये जो है उत्पादक वर्ग में आते हैं। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे व नीले हरे शैवाल उत्पादक श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक वर्ग स्वपोषी पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। इन उत्पादकों पर प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से तथा द्वितीय उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से निर्वहन करते हैं। प्राथमिक प्रत्यक्ष रूप से, द्वितीय अप्रत्यक्ष रूप से यानी उपभोक्ता करते हैं। हालांकि परख जो हाल ही में खबरों में रहा, परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो ये जो है छात्रों के सिखाने का है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है। जापान का एक विकसित धनावेश देश कौन है? जापान एक विकसित धनवान देश बना। जापान एक विकसित धनवान देश बना मानव संसाधन में निवेश द्वारा। मानव संसाधन में निवेश द्वारा यानी मानव संसाधन में निवेश के द्वारा जापान एक विकसित और धनवान देश बना। ठीक है, अगला है जापान एशिया महाद्वीप का विकसित देश है जो अपने देश के मानव संसाधनों में निवेश करते रहने से इस स्थिति में आया। जापान में 1868 में मेजी पुनर्स्थापना के साथ मानव संसाधन पर निवेश करने पर बल देने लगा।
जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो जीत प्लस इंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जीत प्लस इंद्रिय होगा। इसमें गुण संधि, इसमें कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। ठीक है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। वन को रोपा जाएगा तो मृदा अपरदन जो है अपने आप रुक जाएगा, यानी वनोरोपण के द्वारा। वनोरोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोकने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है मिट्टी की ऊपरी व उपजाऊ परत कटकर बह जाना अपना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी की ऊपरी व उपजाऊ परत को कटकर बह जाना क्या का, मिट्टी के ऊपरी और उपजाऊ परत को कटकर बह जाना वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मृदा अपरदन। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्न में किस खेल से है, तो ये जो है शतरंज से। अब देखिए निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है, ये जो है शतरंज से। भारत के निहाल सरीन का संबंध शतरंज से है। इन्होंने जून 2021 में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है जीता था। अगला क्वेश्चन है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशोलेपन प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न है। एक पतली परत जो है निम्न में है, तो ये जो है जस्ता का लेपन किया जाता है। जस्ता का यानी जिंक का लेपन किया जाता है, जस्ता। इस्पात तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर यशोलेपन गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जस्ता की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। जस्ता की एक पतली परत जो है चढ़ाई जाती है। अब इंग्लिश की, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। संत रविदास वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, तो कोबलर क्या हो जाएगा, कोबलर। अब देखिए उपयुक्त पैसेज के अनुसार रिक्त स्थान के लिए एक कोबलर मोची उपयुक्त होगा, क्योंकि संत रविदास पेशे से कोबलर थे यानी मोची थे। संत रविदास पेशे से क्या थे, तो एक वो मोची थे। लाइक विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट, यानी उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो इसका जो हिंदी जो सेंटेंस होगा, हिंदी जो ट्रांसलेट होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग। उपयुक्त हिंदी वाक्य का सही अनुवाद विकल्प ए, फाउंड स्लीपिंग। ही फाउंड स्लीपिंग जो है हो जाएगा। उत्तर दक्षिण का गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण का गलियारा जो है कैसे जोड़ता है, उत्तर दक्षिण का गलियारा जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी, यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा NH-44 भी कहा जाता है। भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे NH-44 भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, तो ये कि जो है शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। मानव पूंजी में निवेश करने का जो जरिया है वो क्या है, वो है शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। मानव को उपयोगी व श्रम सेवा उत्पादक बनाने के लिए उस पर दिया गया निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। इसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल आदि में निवेश करना होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। भारत लौटते मानसून की ऋतु अवधि क्या है, भारत में लौटते मानसून जो है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि जो है वो क्या है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि क्या है, तो भारत में लौटते मानसून की अवधि जो है अक्टूबर से नवंबर। भारत में लौटते मानसून की जो अवधि है वो क्या है, ये जो है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से लौटते मानसून शरद ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है। कोरोमंडल तट पर क्या होता है, वर्षा होता है। अगला
1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है कलकत्ता में। कहाँ में? कलकत्ता में। 1855 में देश की पहली जूट मिल कलकत्ता रिसरा में स्थापित किया गया था। जूट मिल है 1855 में देश में कलकत्ता के रिसरा में किया गया था। इसे जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित किया था। जॉर्ज ऑकलैंड ने इसको स्थापित किया था। जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित किया था। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक में होने वाला ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? ये आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यही हवाएं असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में आर्द्रता के साथ तीव्रता से चलती है, जिन्हें पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर तथा पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। केरल के आसपास क्षेत्रों में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में। 1930 में दांडी मार्च या दांडी यात्रा से शुरू हुआ। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 यानी 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। लेनिन उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? तो स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का जो उत्तराधिकारी कौन था वो स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन की मृत्यु 1924 के जनवरी में हुआ था। लेनिन की मृत्यु 1924 के जनवरी में हुआ। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और सिद्धांतकार, सोवियत संघ रूस के प्रथम सरकार मुखिया था। सोवियत संघ रूस की प्रथम सरकार का मुखिया था। वह मार्क्स के विचारों का समर्थक था। वह मार्क्स के विचारों का क्या था? समर्थक था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता? तो भारत तो क्या है? भारत एक विकासशील देश है, विकसित नहीं, विकासशील। अब देखिए, भारत विकासशील देश है। ऐसा देश अल्प विकसित और विकसित देशों के मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास की और तेज़ी से अग्रसर रहते हैं। इनमें प्रति व्यक्ति आय की विकसित देशों से कम होती है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपको बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी के लिए 6 कॉम्बो बुक्स, यदि 6 कॉम्बो बुक का जो है PDF यदि चाहिए, 6 कॉम्बो बुक का, और इसमें जो संपूर्ण तैयारी जो है आपकी हो जाएगी, चाहे मैथ्स हो, GK GS हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, सभी चीज़ का कंप्लीट, तो 149 रुपये में जो आपको ये मिलेगा। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 62 076 और 62 510 इस पर। ठीक है, और सिर्फ एक चाहिए तो उसके लिए 49 रुपये में आपको मिलेगा, एक का 49। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट सेट में। ठीक है, अगला सेट में मिलते हैं फिर से हम।